Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी ग्लोसरी शब्दावली हमने हिंदी मीडियम स्टार्ट कर रखी है, जिसमें तीन पार्ट हमारे हो चुके हैं। आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। 2 ही पेज हैं ये आपके सामने, ये देखिए। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की ग्लोसरी कंप्लीट हो जाएगी। माइक्रो की ग्लोसरी इंग्लिश मीडियम मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है 3 पार्ट्स में, और चैप्टर फर्स्ट भी माइक्रो का कंप्लीट है 3 पार्ट्स में ही। इसके बाद हम मैक्रो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और माइक्रो का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी मीडियम में। और आपको इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट है उनको भी ईजिली ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए ही एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको जितना ज़्यादा फ़ायदा हिंदी मीडियम में हो सकता है, और प्लस मैं आपको जो भी मेन टर्म्स हैं वो इंग्लिश में भी बताऊंगी, तो आपकी बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप ये सभी वीडियो ध्यान से देख लीजिए। इससे पहले इसकी जो सीरीज़ है प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करेंगे तो एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स विद सिलेबस विद ग्लोसरी आपको कंप्लीट वहाँ पर मिलेगा। और चैप्टर हमने स्टार्ट कर ही दिए हैं, तो धीरे धीरे करके चैप्टर भी हमारे कंप्लीट होते जाएंगे। जो भी बेसिक बात आएगी वो आपको बिल्कुल क्लियर कराई जाएगी। इंडियन इकोनॉमी है, जैसे जो एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी है उसमें करंट फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे। फिर हम स्टैटिस्टिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी ही वाली। ठीक, नाइन्थ से लेकर 12th तक, 9th to 12th एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके लिए हमने 9th से लेकर 12th तक बिल्कुल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, मैक्रो मतलब एसएस का पोर्शन जो भी आएगा वो आपको यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट में आप जाइए सक्सेस विद चैनल पर, और आप ये अपनी सारी सीरीज़ देखकर अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, निवल निवेश। अब देखिए, मैं आपको ये इंग्लिश में भी बताऊंगी। नेट इन्वेस्टमेंट, पूंजी स्टॉक में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है सकल निवेश के विपरीत, यानी कि जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रोस में क्या होता है, उसमें हम टूट फूट को भी शामिल कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम किसी भी पूंजी स्टॉक के अवक्षय यानी कि कोई भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को शामिल नहीं करते। अब आप ध्यान से समझिए, जो डेप्रिसिएशन है उसको वियर एंड टीयर कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इस डेप्रिसिएशन को ही ये भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना। अब देखिए यहाँ पर है कि पूंजी स्टॉक के अवक्षय, यानी कि जो हमारा एक वियर एंड टीयर कॉस्ट है, हमारा पूंजी स्टॉक जो खराब हो रहा है, या फिर प्रतिस्थापन के लिए प्रतिस्थापन शामिल होता है, यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है ना, तो ये डेप्रिसिएशन ही है। अब आ गया आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये क्या है? ग्रोस, जो आपका इसमें ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट है उसमें से हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट। अब उसके बाद है निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है, उसमें से हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, या ये देखिए, या नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देंगे, तो उसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब या तो यहाँ पर लिख दो एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, या तो ऐसे कर दो। ठीक है, या फिर नेट इनडायरेक्ट निकालना है आपको, तो फिर पहले आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके नेट इनडायरेक्ट निकाल लो, और जब फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, और एट मार्केट प्राइस पे निकालते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते हैं। ओके, ये आप सारे के सारे फॉर्मूले जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो प्लीज़। अब उसके बाद है नाम मात्र विनिमय दर।
देशी मुद्रा की इकाइयों की वह संख्या जो कि कोई एक इकाई विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए देता है। यह विदेशी मुद्रा की देशी मुद्रा के रूप में कीमत होती है। मान लीजिए हमें डॉलर चाहिए, तो हमें अपने रुपीज़ की कितनी वैल्यू उनको देनी पड़ेगी, ये है आपकी नाम मात्र विनिमय दर। अब उसके बाद है नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद, जो चालू कीमतों पर, चालू बाजार कीमतों पर जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद है नॉन टैक्स, जो अदायगियाँ होती हैं परिवारों के द्वारा फर्मों या सरकार को दिया गया जो नॉन टैक्स पेमेंट है। गैर कर, जैसे कि अर्थदंड, कोई भी आप पे चालान कट गया या फिर आप पे लाइसेंस आपको वैसे कोई जुर्माना देना पड़ गया, ठीक है ना, तो वो नॉन टैक्स हैं, सरकार को ही देना है। सरकार को दो ही सोर्स से इनकम होती है, तो टैक्स रिसीविंग मिलेंगी या फिर नॉन टैक्स रिवेन्यू होगी। तो टैक्स रिवेन्यू में तो टैक्स आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। और नॉन टैक्स में आपका फिर ये जुर्माना फीस आ जाए या फिर लाइसेंस फीस आ जाए या फिर चालान वगैरह कट जाए, वो गवर्नमेंट की तरफ ही तो जाएंगे पैसे। खुली बाजार क्रिया क्या होती है? केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करता है। जब हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, ज़्यादा या कम करना है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको जनता को बेच भी दिया जाता है और ख़रीद भी लिया जाता है, ठीक है। तो अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ओपन मार्केट OMO इसको कहा जाता है, तो मान लीजिए मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास और बहुत ज़्यादा पैसा है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जनता को बेच देगी। अब जनता जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी तो जनता सरकार को पैसा वापस दे देगी। अब जो मनी सप्लाई उनके पास ज़्यादा थी वो सरकार के पास चली गई, कंट्रोल होगी मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई बहुत कम है तो सरकार क्या करेगी? उनसे वो सिक्योरिटीज़ खरीद लेगी और बदले में उनको पैसा दे देगी, तो अपने आप उनकी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये बातें आप नोट कर लेना प्लीज़। मनी बैंकिंग जब हम करेंगे इसी बुक में मनी बैंकिंग, तो वहाँ पर ये खुली बाजार क्रिया, मनी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मनी सप्लाई को, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर है मितव्ययता का विरोधाभास। जब लोग अधिक मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब क्या होता है कि खर्चा करना, समस्त रूप में बचत कम करते, पूर्ववत बचत मतलब कहने का खर्चा इन द सेंस कम खर्चा करना। मितव्ययी, मितव्ययी मतलब कम खर्चीला। जब लोग बहुत ज़्यादा कम खर्चीले हो जाते हैं तो वे समस्त रूप में बचत कम करते हैं, या पूर्ववत बचत करते हैं, मतलब सारी की सारी सेविंग कर लेते हैं, कुछ नहीं खर्च करते। शिफ्टिंग, मूल्य के परिवर्तन में शिफ्ट होना। व्यक्तिगत प्रयोजन, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है, जब कंसेप्ट आएगा तब आपको मैं क्लियर कराऊंगी। अब ये व्यक्तिगत प्रयोजन क्या है? पर्सनल इनकम में से जो टैक्स है वो पेमेंट करना, नॉन टैक्स पेमेंट करनी। व्यक्तिगत आय, जो व्यक्तिक आय है, राष्ट्रीय आय में से अवितरित लाभ, परिवार द्वारा निवल ब्याज भुगतान, निगम कर, सरकार और फर्मों से जो मिला है वो प्लस कर लेंगे, बाकी जो सरकार को दिया है, भुगतान किया है, वो माइनस कर देंगे, ठीक है। और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, जो सबको बांटा है, वो भी माइनस कर देंगे। जो बचेगा फिर वो नेशनल इनकम में से जो बच गया वो व्यक्तिक आय है, पर्सनल आय है। व्यक्तिक कर अदायगी क्या होती है? जैसे इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो लगता है। माल सूची में परिवर्तन, माल सूची में योजनागत परिवर्तन, यानी कि बिल्कुल प्लानिंग से माल सूची के स्टॉक में परिवर्तन करना। माल सूची, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो अर्ध बिका हुआ, यानी कि अर्ध तैयार सामान है, अभी तैयार नहीं हुआ है, बिना बिका हुआ है, हमारे पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में कुछ पड़ा हुआ है, उसी में हम इंक्रीज़ करें आगे आने वाले टाइम के लिए, ताकि उसमें हम और ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन कर सकें, वो होता है आपका इन्वेंट्री में प्लानिंग से के साथ चेंज। वर्तमान मूल्य, मुद्रा की वह मात्रा जिसे आज ब्याज अर्जन प्रयोजन में रखने से उतनी ही आय का सर्जन हो जाता है, ठीक है, यानी कि उतनी ही इनकम क्रिएट हो जाती है। व्यक्तिगत आय, निजी क्षेत्र में होने वाले जितने भी प्राप्त आय है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज है, विदेशों से आपको जो मिला, सरकार से आपको जो मिला, शेष विषय से आपको जो मिला, सब कुछ जोड़ दो, वो आपकी पर्सनल इनकम है। अब राष्ट्रीय आय की गणना की प्रोडक्ट मेथड। देखो हर पार्ट में, एक मेथड में पहले एक्सपेंडिचर मेथड आया था, एक पार्ट में फिर इनकम मेथड आया था, और आज प्रोडक्ट मेथड है। अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन हुआ है, समस्त मूल्य का माप करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। लाभ क्या होता है? प्रॉफिट, जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को जो मिलता है फैक्टर पेमेंट, दैट इज़ प्रॉफिट। सार्वजनिक वस्तु क्या होती हैं? सरकार सामूहिक रूप से उपभोग की जाने वाली जो वस्तु होती हैं, जिसको हम किसी को भी हटा नहीं सकते उपभोग करने से, गवर्नमेंट ने कोई चीज़ दी है, या फिर जैसे गवर्नमेंट पार्क है, हम किसी को मना नहीं कर सकते वहाँ बैठने से, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें फ्री में मिल रही है, जिसको हम किसी को मना नहीं कर सकते। क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है ये, जिसके अनुसार एक समान वस्तु की कीमत विभिन्न देशों में समान ही रहती है। वास्तविक विनिमय दर, घरेलू वस्तु के रूप में विदेशी वस्तुओं की जो कीमत होती है। वास्तविक घरेलू उत्पाद, जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, स्थिर कीमतों पर जो
प्रोडक्ट हैगा उसका मूल्यांकन। लगान होता है लैंड लेबर कैपिटल, बताया ना मैंने, तो लैंड के बदले में जो हम देते हैं रेंट, लगान, वो रेंट है। आरक्षित जमा अनुपात जो व्यावसायिक बैंकों द्वारा धारित कुल जमाओं का अनुपात है। अब उसके बाद है पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन मतलब जो विनिमय दर व्यवस्था में विनिमय दर की कमी और विदेशी करेंसी देशी करेंसी के रूप में जब सस्ती हो जाती है। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का, एक्सपेंडिचर ज़्यादा रेवेन्यू से, उसको राजस्व घाटा बोलेंगे। रिकार्डो ने कुछ कंपैरेटिव थ्योरी दी है जिसमें एक समतुल्यता सिद्धांत, वह सिद्धांत जिसमें उपभोक्ता अग्रदर्शी होते हैं, आशा करते हैं कि सरकार आज जो ऋण ग्रहण कर रही है भविष्य में उसके भुगतान के लिए क्या करेगी, टैक्सों में इंक्रीज करेगी। फिर उपभोग का समंजन करेंगे, अर्थव्यवस्था वैसा ही प्रभाव होगा जैसे टैक्स में वृद्धि से आज होता है। ऑब्वियसली जब आज सरकार हमारे ऊपर खर्चे कर रही है हमारे कल्याण के लिए तो कर्जा लेकर कर रही है। इन फ्यूचर वो क्या सोचती है, अभी ये कर्जा जब हमें चुकाएंगे तो हम टैक्स को ज़्यादा कर देंगे, पेमेंट आ जाएगी हमारे पास और हम उसको टैक्स की फॉर्म में दे देंगे। सट्टेबाजी के लिए धन के भंडार के रूप में मुद्रा की मांग की जाती है फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, सट्टेबाजी में स्पेकुलेटिव मोटिव, जो शेयर मार्केट्स या बॉन्ड्स में पैसा लगाना। और सामर्थ्यिक जो तरलता अनुपात है जिसमें जो कमर्शियल बैंक हैं उनको रिजर्व बैंक द्वारा ही विशिष्ट तरल परिसंपत्तियाँ, कुल मांग, ये सब अपने पास रखनी पड़ती हैं सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, थोड़ा बहुत कैश। स्थिरीकरण क्या होती है, किसी भी देश की मौद्रिक प्राधिकरण यानी कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उनके द्वारा बाजार में या कभी कभी बाह्य जो फोर्सेज है उनकी वजह से या विदेशी विनिमय प्रभाव में वृद्धि के विरुद्ध मुद्रा की पूर्ति को स्थायी कर दिया जाता है, स्थिरीकरण। स्टॉक जिन परिवर्तनों की परिभाषा एक निश्चित कॉल बिंदु पर की जाती है, स्टॉक और फ्लो, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको क्लियरली करवाया है। अगर आप बिल्कुल एक एक सीरीज़ एक एक पार्ट अपना देखते आ रहे हैं तो आपको क्लियर है ये चीज़। मूल्य का संचय, भविष्य में उपयोग के लिए मुद्रा के धन के रूप में संचय करना, ठीक है, स्टोर करना वैल्यू को। लेन देन के उद्देश्य के लिए मनी की डिमांड की जाती है, हमें सामान चाहिए, सरकार और फर्मों के द्वारा जो एक ट्रांसफ़र पेमेंट की जाती है उसके बदले में कोई भुगतान या कुछ नहीं किया जाता हमें, जैसे गिफ्ट मिला है, छात्रवृत्ति या पेंशन, बुढ़ापा पेंशन वगैरह, उसके बदले में थोड़ी ना हम गवर्नमेंट को कुछ दे रहे हैं। अवितरित लाभ है जो फर्मों का स्वामित्व के फर्मों द्वारा अर्जित लाभ होता है। बेरोजगारी दर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है ये, इसको बांटा नहीं जाता उत्पादन के कारकों के बीच, जो बच गया वो। रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ लोगों की संख्या और रोजगार की तलाश में लोगों की कुल संख्या का अनुपात होता है ये, बेरोजगारी की दर, अनएम्प्लॉयमेंट। लेखांकन इकाई है, मुद्रा की भूमिका निभाने का एक पैमाना है ये। माल सूची में परिवर्तन है जो अभी हमने ऊपर किया था कि जो स्टॉक में चेंज हो रहा है इन्वेंट्री के स्टॉक में, अप्रत्याशित होता है ये। मूल्यवर्धन, जब किसी वस्तु की मूल्य मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य में इंक्रीज आ जाता है, उत्पादन का मूल्य फाइनल और माइनस कर दो उसमें से मध्यवर्ती वस्तु। मान लीजिए कोई चीज़ बन के तैयार हुई है 1200 रुपये की, उसमें सामान लगा था 800 रुपये का, तो जो 400 रुपये हैं वो आपकी इंक्रीज़ हो गया मूल्यवर्धन। सामान 800 का ही लगा है लेकिन 1200 में बेचा, यानी कि 400 रुपये ऐड करके। मजदूरी क्या है, लेबर को दी जाने वाला भुगतान है। और थोक कीमत सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि भारित औसत कीमत स्तर में प्रतिशत परिवर्तन है, यानी कि इसमें खरीद बिक्री थोक में की जाती है, इकट्ठा सामान जैसे लेके आते हैं, वीकली बेसिस डाटा इसमें होते हैं। ओके, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की शब्दावली बिल्कुल कंप्लीट है कि कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ आ चुका होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देख लेना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। थैंक यू।